तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन को कौन सा युवा या कौन सा व्यक्ति नहीं जानता होगा कि किस व्यक्ति की यह लाइन है। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जय हिंद का नारा भी दोस्तों हमारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेताजी के चाइल्डहुड से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। इनके पिता जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, बाद में वे निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी हैं। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था और प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल 14 चाइल्ड्स यानी संतानें थीं, जिनमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थे। ये रही उनकी बचपन की बातें और उनके फैमिली बैकग्राउंड। उनका फैमिली एक रिच बैकग्राउंड रखता था। चलिए दोस्तों, अब सुभाष जी के नेक्स्ट उनकी एजुकेशन को समझते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के एजुकेशन के बारे में। इनका एजुकेशन स्टार्ट होता है कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से ही इन्होंने प्राइमरी शिक्षा पूर्ण किया। उसके बाद 1906 ईस्वी में इन्होंने रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास का इनके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष स्वामी विवेकानंद के साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिए। 1950 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए कर रहे होते हैं, तभी कॉलेज के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झड़प हो जाता है, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस करते हैं और इस कारण से इनको 1 साल के लिए वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद इनका दोस्तों हमेशा से सेना में जाने का बहुत ही इच्छा रहा है, लेकिन इनकी आंखें खराब होने के कारण इनको सेना में जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी किसी लास्ट में जाकर कि ये कैसे पूरी की पूरी आर्मी बनाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। इसलिए कभी भी दोस्तों अपने सपने से पीछे हटना नहीं चाहिए। उसके बाद दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई करते हैं और बीए ऑनर्स में द्वितीय श्रेणी पूरे कलकत्ता विश्वविद्यालय में लाते हैं। इनके पिता का शौक था कि ये आईएएस बने और ऐसा ही होता है। इनकी उम्र को देखते हुए इनके पास केवल एक ही अटेम्प्ट था आईएएस का एग्जाम देने के लिए, तो इन्होंने अपने पिता से 24 आवर्स का समय मांगा, इसलिए कि क्या ये आईएएस का एग्जाम दें या न दें। पूरी रात जद्दोजहद खुद से करने के बाद ये रेडी होते हैं एग्जाम देने के लिए। कलकत्ता जाते हैं, किसी तरह दाखिला लेते हैं और वहाँ पर एग्जाम उत्तीर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये जॉब करेंगे? इनके लेख और पत्रों से समझ में आता है कि ये आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद जॉब में इनकी कोई भी इच्छा नहीं थी। आईएएस की जॉब करने की इच्छा तो थी, लेकिन हुआ ये था दोस्तों 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब इनको पता चलता है तो इन्होंने 23 अप्रैल 1921 को
भारत के उस टाइम के सचिव मॉन्टेग्यू को अपने आईएएस से त्यागपत्र दे दिया और ये ठानते हैं कि मैं अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा और अपने देश को आज़ाद करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से उदय होता है सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा देते हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कूद पड़ते हैं। आइए इनके भारत की स्वतंत्रता में किस तरह के योगदान है उसको समझते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के बाद मुलाकात होती है महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी के मुलाकात के बाद ये उनके मार्गदर्शन में देवबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर के काम करते हैं। 1928 में पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध होता है और इसी विरोध में पिछली वीडियो में मैं बताया था लाला लाजपत राय का लाहौर में जो है हेड इंजरीज होती है लाठियों से और उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, 1928 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं, लेकिन महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज से सहमत नहीं थे। उन्होंने डोमिनियन स्टेट का ही मांग रखा, लेकिन ये बात होती है ये लोग अड़िग रहते हैं, नहीं पूर्ण स्वराज ही चाहिए। तो ये तय होता है कि अगर जो हमारी बात को डोमिनियन स्टेट की बात को अंग्रेज नहीं मानते हैं तो 1 साल बाद हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर देंगे। उसके बाद 1930 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और यहीं पर 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 26 जनवरी का बहुत महत्व है। कलकत्ता में हुआ ये था दोस्तों, 26 जनवरी 1931 को सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए कलकत्ता में एक रैली में का आयोजन करते हैं और उसमें शामिल होते हैं। ये रैली इसलिए थी क्योंकि अंग्रेजों के डंडे का विरोध किया जा रहा था और इसी रैली के दौरान लोगों को, सुभाष चंद्र बोस को और उनके अन्य लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जाने के बाद उसी समय राउंड टेबल मीटिंग के लिए महात्मा गांधी को बुलाया जाता है ब्रिटेन में और महात्मा गांधी अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालते हैं कैदियों को छोड़ने के लिए, लेकिन उनमें भगत सिंह और उनके कुछ साथियों को छोड़कर सारे कैदियों को रिहा करवाने की मांग करते हैं। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि महात्मा गांधी अपने वादे को तोड़ें और भगत सिंह की रिहाई का अपना प्रमुख उद्देश्य माने, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा न करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की रिहाई होती है। सुभाष चंद्र बोस को अब कांग्रेस से विरक्ति होने लगा था क्योंकि वे उस रास्ते को पर नहीं चलना चाहते थे जिसमें अंग्रेज हिंसा करते रहे और हम लोग हिंसा के रास्ते पर जा सकते हैं, चलते रहें। दोस्तों 1939 को त्रिपुरा में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता है। सुभाष चंद्र बोस की तबीयत बहुत खराब थी, उनको स्ट्रेचर पर लेटा करके उस सम्मेलन में अधिवेशन में ले जाया जाता है और लेकिन उस अधिवेशन में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ तनाव हो गए थे और लोगों ने बहुत प्रयास किया सुभाष चंद्र बोस को समझाने के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं मानते हैं और 1939 को ही कांग्रेस से इस्तीफा यानी त्याग पत्र दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी की स्थापना की और ये पार्टी स्वतंत्र हो गई। उसके बाद इस पार्टी के नेताओं से इन्होंने कहा कि जाकर के पूरे देश में लोगों को जागरूक करो और इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था और इनको ब्रिटेन गवर्नमेंट यानी अंग्रेज ने जेल में बंद कर दिया। ये जेल में रह करके इस युद्ध में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जेल में ही आमरण अनशन कर दिया और अंग्रेज हुकूमत को झुकना पड़ा और इनको रिहाई देनी पड़ी। आज़ाद हिंद फौज का गठन जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने घर से भागकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने जर्मनी और जापान से ब्रिटिश राज से मुक्ति पाने के लिए मदद की गुहार लगाई और जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन पर बोलना शुरू किया।
जिससे दोस्तों भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा और 1943 में उन्होंने जर्मनी से सिंगापुर जाकर के स्वतंत्रता आंदोलन का कमान संभाला और राष्ट्रीय सेना भी बनाई। और वहीं से उन्होंने यह नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। दिल्ली चलो का नारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत पर हमला किया। अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों सेनाओं ने अंग्रेज से अंडमान और निकोबार द्वीप सफलतापूर्वक जीते, जो उस समय आजाद हिंद के अधीन थे। नेताजी इन द्वीपों के नाम को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप में बदल दिया। दोनों सेनाएं बाद में इम्फाल और कोहिमा पर हमला किया, लेकिन अंततः भारी ब्रिटिश सेना के कारण पीछे हटना पड़ा। दोस्तों उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। बात है 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से नेताजी ने गांधी जी को संबोधित करते हुए जापान से सहायता मांगने और अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद और आज़ाद हिंद फौज के उद्देश्यों को समझाया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और उन्होंने भी नेताजी कहा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के विवाह के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्यों उसको छोड़ दिया जाए। 1934 की बात है, ये जर्मनी गए होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पशु चिकित्सक की बेटी एमिली से इनको प्यार हो जाता है और वहीं पर 1937 में ये लव मैरिज शादी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, प्रेम विवाह भी इनका हुआ और एक फैमिलियर थे और अंग्रेजों को चकमा देने में तो ये बहुत ही माहिर थे। उसके बाद दोस्तों अब इनकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में कहा जाता है 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में ये मारे गए, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वाकई में ये उस विमान में मारे गए थे या नहीं थे। दोस्तों समय समय पर इनके जिंदा होने की खबरें आया करती थी, लेकिन अब तो उनकी डेथ हो ही गई होगी। और दोस्तों आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पर इनकी 18 फीट लंबी मूर्ति का अनावरण किया, जो वाकई में सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रेम और उनकी श्रद्धांजलि के लिए और उनके योगदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस के योगदान को वैसे तो हम लोग भारतीय नहीं चुका सकते हैं, लेकिन उनको याद करें और इस वीडियो को लोगों को शेयर करें, जिससे लोग हमारे नेताजी के बारे में जान सकें। दोस्तों बहुत 11 बार जेल जाना, इतनी संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ना, चाहते तो IAS ऑफिसर बन करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना और अंग्रेजों को ईंट से ईंट बजा दिया, उनको नाकों चने चबवा दिया। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व यूं ही नहीं है, उन्होंने अपनी फैमिली को देखा, देश को देखा, खुद से आगे अपने देश को देखा। धन्यवाद दोस्तों, मैं शिवम दुबे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ।